अध्याय चौथा बचपन के दिन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब लॉर्ड किचनेर भारत के सरसेनापति के रूप में पधारे तब उन्होंने भारतीय सेना का पुनर्गठन करने की योजना तैयार की। सन 1891 में सेना में सभी जाति और धर्म के लोग सम्मिलित रहते थे। वे अपने अपने धर्म की आज्ञा और परंपरा के अनुसार निजी जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु सेना के कार्य में वे अपना सारा भेदभाव भूलकर कार्य करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण सेना में रहने वाले अछूतों को निजी जीवन में अछूत समझा जाता था। फिर भी सेना के काम में अन्य सैनिकों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था। संपूर्ण सेना का पुनर्गठन जाति के आधार पर करने की योजना जब लॉर्ड किचनेर ने अपने मन में तय की, तब उनकी जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने गटेकर कमीशन नियुक्त किया। गटेकर सेना के एक बड़े अधिकारी थे। लॉर्ड किचनेर साहब की इस नई योजना को स्वयं ब्रिटिश सरकार का और भारत सरकार का भी विरोध था। लॉर्ड किचनेर साहब सेना के कार्य में माहिर थे, फिर भी वे व्यवहार में अनजान थे। उसके अलावा उनका स्वभाव भी जिद्दी किस्म का था। गटेकर कमीशन ने जगह जगह का दौरा करके और कई लोगों से पूछताछ करके इस तरह का फैसला दिया कि लॉर्ड किचनेर साहब की योजना अमल में लाने योग्य है। फिर भी सेना का जाति के आधार पर पुनर्गठन करने का आदेश सन 1898 में निकाला जा सका। उसके आधार पर गोरखा, जाट, राजपूत, सिख, पंजाबी, मराठा आदि के लिए जातियों पर आधारित पलटन गठित की गई। महार और चमार जाति के लोगों को सेवा मुक्त होने के लिए कहा गया। कमीशन का फैसला घोषित हुआ कि जिनकी सेवा 25 साल की हो गई है, उन्हें तुरंत पेंशन के लिए निवेदन पत्र दे देना चाहिए। जिनकी सेवाकाल पूरा होने में 1 या 2 साल का समय बाकी है, उन्हें उतनी सेवा पूरी करनी चाहिए और बाद में पेंशन प्राप्त करनी चाहिए। जब इस प्रकार का कमीशन का फैसला घोषित हुआ तो सेना में कार्यरत अछूतों में से पेंशन प्राप्त लोगों में बड़ी अशांति फैल गई। इन लोगों ने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजकर और निवेदन देकर भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि हम लोग कई पीढ़ियों से सेना में नौकरी कर रहे हैं और सैनिकी पेशा ही हमारा मुख्य पेशा बन गया है, इसलिए सरकार को हम लोगों को सरकारी नौकरी से निकालने के बजाय हमारी पलटन को बरकरार रखना चाहिए। इस संबंध में कई सूबेदार मेजर, तलवार, बहादुर आदि उपाधियां प्राप्त महार पेंशनधारियों ने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया। दुलभ्या सूबेदार बोलने में बड़ा होशियार था, वो दिखने में भी बड़ा सुंदर था। उसने संपूर्ण भारत के अछूत समाज के मिलिट्री वालों को इकट्ठा करने का और सरकार के खिलाफ लड़ने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सरकार के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जिन अछूतों की नौकरी 25 वर्ष की हो चुकी थी, उन्होंने पेंशन प्राप्त की। जिनकी नौकरी को 1-2 साल बाकी थे, वे लोग नौकरी में ही लगे रहे। अन्य कई लोगों को बैंड और बाबूगिरी के काम मिले। मिलिट्री के अन्य कामों में उनको नहीं रखा गया। रामजी सूबेदार की नौकरी को 2 साल और बाकी थे, इसलिए वे नौकरी में कायम रहे। अछूतों को मिलिट्री से न निकाला जाए, इसके लिए सन 1891 से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। उनकी अंग्रेजी भाषा
पर अच्छी पकड़ होने के कारण सरकार को निवेदन पत्र का भेजने काम इन्हीं की सलाह मशवरे से होता था। मिलिट्री में अलग अलग विभागों में बहुत से अछूत लोग काम कर रहे थे। युद्ध भूमि पर घायल हुए लोगों को उठाकर ले जाने के लिए, सेवा देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो धूली बेरर्स थे वो सभी महार थे। वे महार धूली बेरर्स दुश्मन की गोलियों के निशाने से अपने आप को बचाते हुए और अपनी जान को खतरे में डालकर घायल सैनिकों को और अधिकारियों को धूली झोली में डालकर युद्ध भूमि से उठाकर ले जाते थे और सेवा परिचर्या पथकों के हवाले करते थे। युद्ध में लड़कर शौर्य दिखाने वाले सैनिकों के अलावा इतर इन धूली बेरर्स का बहुत महत्व था, बल्कि उनका महत्व कुछ ज़्यादा ही था। जातिगत आधार पर मिलिट्री का पुनर्गठन होने के बाद वे महार धूली बेरर्स नौकरी से निकाल दिए गए और उन पलटन तक सीमित कर दिए गए। इस सवाल पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लॉर्ड किचनेर की योजना की जबरदस्त आलोचना इन शब्दों में की थी। अंग्रेजी की भारतीय सेना में बहुत पुराने तथा अनुभवशील महार उच्च सेनाधिकारी थे। उनके द्वारा ये नीति बनाई गई कि जितने भी श्रम साध्य कार्य थे, जैसे रोगियों को ढोने वाली गाड़ी, यातायात, रसोई अधिकारी और सेवक आदि सैनिकों द्वारा करवाए जाते थे और युद्ध करने वालों को रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी में केवल युद्ध करने के लिए ही स्वतंत्र रखा जाता था। लॉर्ड किचनेर साहब, जो उच्च सेना से भिन्न विभाग से आए थे जहां इस प्रकार का प्रबंध कदाचित असंभव था, ने इस विचार पर ध्यान दिया कि इन पीछे चलने वालों की संख्या विचित्र रूप से सेना को ही डुबाए दे रही है। कुछ भी करने से पहले उन्हीं को थोक संख्या में हटा दिया जाए। इस चपेट में आने वालों में एम्बुलेंस कोर, घायलों, रोगियों को ढोने वाली टुकड़ी में प्रारंभिक काल में भारतीय संघर्ष के लिए प्रशिक्षित एवं उच्च कुशलता प्राप्त पालकी वाहक रखे जाते थे, जो इस कार्य के लिए ही जन्मे और पाले जाते थे और जो बड़ी वीरता से अपने कर्तव्य का पालन खतरे से समय भी बड़ी शांति से करते थे। लॉर्ड किचनेर के इस लंबे हत्थे के हंसिए द्वारा उनको काट कर विलुप्त कर दिया गया, अर्थात उनको पिछली सेना से हटा दिया गया और उनके स्थान पर कमजोर कोटि के बिना अनुभवी वाहकों को भर्ती किया गया, जिन्होंने पालकी को कभी देखा तक नहीं था और निश्चित ही वे पालकी ढोने के अनिच्छुक थे। इस नए प्रयोग का प्रथम अनुभव पिछले वर्ष उत्तर पश्चिम सीमांत पर आक्रमण किए जाने के समय हुआ और विश्वास से कहा जा सकता है कि परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहा। प्रत्येक गंभीर दुर्घटना के लिए 6 लड़ाकू जवानों को घायलों को पीछे ले जाने के लिए वापस बुलाना पड़ता था और ये 6 जवान यद्यपि लड़ने के लिए राजी होते हुए भी शायद ही कभी पुनः अपने पद के अनुरूप युद्ध में दोबारा जाते हों। समय कैसा भी क्यों न रहा हो, इस हास्यास्पद पालकी वाहकों की टोली, जो ठीक घायलों के बाद की पहली पंक्ति वाले जैसे अक्षम थे और घायलों की पीड़ा भी उनके द्वारा बढ़ ही जाती थी, इन निकम्मों की एक बड़ी संख्या को इस सेवा द्वारा पालना दोषपूर्ण है, जबकि पुराने पालकी वाहक अन्य के मुकाबले वीर थे और अपना नमक अदा करने वाले थे तथा लड़ाकू जवान को अपने सच्चे कर्तव्य के लिए मुक्त रखते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।